10 राज्यों से 24 राज्यसभा के सांसदों का टेन्योर अब पूरा होने वाला है और जून जुलाई में ये टेन्योर पूरा होने से पहले नए सांसदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यसभा में जाने वाले राजस्थान के कोटे के 3 सांसद हैं। मौजूदा नीरज डांगी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, रविंदर सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सांसद हैं बीजेपी के कोटे से, और साथ ही बीजेपी के कोटे से जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो राजेंद्र गहलोत हैं। इस वक्त 3 यानी कि 3 सीट राजस्थान से खाली हो रही है, 3 सीट ही भरी जानी है। वो 3 अगर हम विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़े को देखें तो उस लिहाज से जो है वो 2 सीट तो पक्की बीजेपी की है और तीसरी सीट पर भी बीजेपी अपना इस बार कब्जा करने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी अपनी सीट को कायम रख पाती है इस वक्त, और कैसे भीतर खामे में जिस तरह की बातें होती हैं कि पार्टी के भीतर, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में हाल ही के दिनों में राज्यसभा की सीट पर, हाल ही बिहार बड़ा उदाहरण है जहां पर खेला हुआ, तो यहाँ पर खेला होगा या कांग्रेस पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी? आंकड़ों का गणित क्या कहता है? 1 सप्ताह बचा है महज। 1 सप्ताह बाद शुरू होनी है पूरी प्रक्रिया। तारीखों के लिहाज से हम देखें तो जो नॉमिनेशन की डेट है वो 1 जून 1 जून को होगा, नोटिफिकेशन इश्यू होगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 8 जून, 1 सप्ताह का समय मिलेगा। उसके बाद स्क्रूटनी होगी है 9 जून, यानी महज 1 दिन के भीतर। उसके बाद 11 जून लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल है, 11 जून। डेट ऑफ पोल 18 जून, यानी 18 जून को विधानसभा राजस्थान में वोटिंग होगी, जिसमें यहाँ से 3 राज्यसभा के सांसद जो जाने हैं उनके नामों का ऐलान होगा। पिछले कुछ समय से हम लगातार राजस्थान की राजनीति में देख रहे हैं कि कुछ लोग बिहार के बाद बंगाल में अभी जो चुनाव हुआ, उस बंगाल के चुनाव में कैसे किसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, इसको लेकर भी सुर्खियों में रहे। बड़ी चर्चा हुई कि राजस्थान के किन-किन नेताओं ने, खास करके शुभेंदु अधिकारी की सीट जो है भवानीपुर, उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई कि राजस्थान के वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे थे। मुद्दा ये है कि राजस्थान के कौन-कौन से चेहरे हैं जो राज्यसभा में जाएंगे। राजेंद्र गहलोत निश्चित रूप से उम्र के लिहाज से देखें तो अब उनकी वापसी संभव कम लगती है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री रविंद्र सिंह बिट्टू है उनकी वापसी लगभग तय लगती है, और नीरज डांगी की कांग्रेस पार्टी से भी वापसी मुश्किल लगती है। तो ऐसे में एक कैंडिडेट राजस्थान से अगर तय माना जाए, अगर ऐसा लगता है अभी की संभावनाओं के मद्देनजर, तो 2 कैंडिडेट और कौन हो सकते हैं, या तीनों नए कैंडिडेट होंगे जो यहाँ से राजस्थान के कोटे से जो जाएंगे। कौन-कौन हो सकते हैं? 2 प्रमुख नाम राजस्थान की राजनीति में हैं, जो विधानसभा के चुनाव हार गए थे। 2 प्रमुख नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे, और दोनों जो हैं वो अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया। हरियाणा के प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वहां पर उनका हरियाणा का जो चुनाव था उसमें परिणाम बेहतर रहा, और उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हैं कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ की भी चर्चाएं हैं। इससे पहले भी जब एक सीट राज्यसभा की राजस्थान से खाली हुई थी, तब भी इस तरह की चर्चाएं थी कि राजेंद्र राठौड़ जाएंगे। बड़ी बातें भी हुई थी उस समय कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने उन्हें लगभग संकेत दे दिए थे कि वो जाएंगे, और उसके बाद उनके भाषण के बीच से राजेंद्र राठौड़ उठ के गए थे। इस तरह की चर्चाएं भी हमने सुनी थी। मुद्दा ये है कि क्या राजेंद्र राठौड़ इस वक्त वरिष्ठ नेता है राजस्थान की राजनीति में, वो राज्यसभा जाएंगे, और कौन-कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी किसको भेजने की तैयारी कर रही है? ये सवाल है जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ हम ढूँढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं राजीव जैन, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही रवि पालीवाल, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो राज्यसभा की तैयारी में राजस्थान से किसकी बारी है, रवि पालीवाल जी? देखिए, निश्चित तौर पर
हमारे यहाँ कोई गांधी परिवार जैसी व्यवस्था तो है नहीं जहाँ हम एक व्यक्ति कोई निर्णय ले ले। अभी समय है, हमारी एक कोर कमेटी है और निश्चित तौर पर कोर कमेटी हर एक सीट पर कुछ पैनल बना करके केंद्र को भेजती है और वहां से व्यापक विचार विमर्श के बाद में हमारे सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सुझाव लेते हुए और जो उचित निर्णय होता है वो हमारा केंद्र से होता है। तो निश्चित तौर पर जो भी इन 3 सीटों के लिए जिनके भी नाम आना है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे और बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे और निश्चित तौर पर जो अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से राज्यसभा में रख सकें, ऐसे नाम हमारे कोर कमेटी के माध्यम से केंद्र को जाएंगे और केंद्र की ओर से उन पर मोहर लगेगी। अच्छा रवि पालीवाल जी, बीजेपी कार्यालय में आपके पार्टी के वर्कर के बीच चर्चाएं क्या हैं? इस बार राज्यसभा में राजस्थान से 2 बीजेपी के कैंडिडेट होंगे कि 3 होंगे? थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही थी मैम, एक बार प्लीज रिपीट। रवि पालीवाल जी, 2 कैंडिडेट होंगे बीजेपी के या 3 होंगे? नहीं, बीजेपी से हम 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। 2 तो हम खुद जीतने वाले, एक हमको कांग्रेस जिता देगी। इनकी आपसी कलह और आपसी फूट जो है उसका फायदा भी हमें मिल सकता है और मुझे उम्मीद है कि हम पूरी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की जो 3 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने वाली है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और रवनीत सिंह बिट्टू की वापसी यहीं से होगी या किसी और राज्य से उनके बारे में सोचा जाएगा? देखिए, मैं आपको पुनः एक बार निवेदन कर दूं, निश्चित तौर पर यह निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व करता है और केंद्रीय नेतृत्व भी निर्णय लेने से पहले राज्य की जो कोर कमेटी होती है उससे परामर्श करता है, परामर्श करते हैं उनसे। व्यापक परामर्श के बाद में वो नामों का पैनल मंगाते हैं और उस पैनल में से जो उचित होता है उनको वो काफी विचार विमर्श के बाद में निर्विवाद रूप से नाम का ऐलान वो करते हैं। तो ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है कि बिट्टू जी हमारे प्रत्याशी दोबारा होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो राजस्थान से होंगे, बाहर से होंगे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी अभी कहना, अभी ये कह पाना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। राजीव जैन जी, 2 सीट तो पक्की है बीजेपी की और 2 सीट पर जो इस वक्त बीजेपी के नाम हैं उनमें से राजेंद्र गहलोत का जाना लगभग तय है कि अब वो वापस राज्यसभा नहीं भेजे जाएंगे। तो पहला नाम जो राजेंद्र गहलोत को रिप्लेस करने वाला आपको इस वक्त नजर आता है, पहला नाम किसका हो सकता है? देखिए बीजेपी के संदर्भ में तो बड़ा मतलब कठिन सवाल पूछ लिया आपने कि इसका हो सकता है। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि 2 नाम तो चल ही रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जी के, इनके अलावा भी कई नाम चल रहे हैं जिसमें अब जैसे राजेंद्र गहलोत को रिप्लेस करें तो उन्हीं की जाति समुदाय के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं प्रभुलाल सैनी, उनका भी कई नाम चल रहा है। एक बड़े उद्योगपति और भामाशाह के तौर पर पहचान रखने वाले हैं और जो आरएसएस के बहुत निकट हैं नरसी कुलारिया करके, बड़े बहुत मतलब जिन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया हुआ, मतलब बहुत काफी उनका नाम है भाजपा और आरएसएस में और वो प्रधानमंत्री की भी पसंद है, हो सकता है उनका भी नाम चल रहा था। ये सब चीजें नाम चल, महिलाओं के रूप में भी 2-3 नाम चल रहे हैं, अलका गुजर का चल रहा है, कुछ और नाम भी चल रहे हैं। इस वक्त भाजपा नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम वो लाए थे उस संदर्भ में कई महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के मकसद से हो सकता है किसी महिला को दे दें, तो ये सारी संभावनाएं हैं। राजेंद्र राठौड़ का तो मुझको इतनी भी मतलब राजेंद्र राठौड़ सतीश पूनिया के संदर्भ में यदि हम बात करें इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों ही काबिल है, दोनों ही मतलब संसदीय मामलों के अच्छे जानकार हैं, पार्टी में उनकी अच्छी वो है पैठ है, बड़े संकटकारी हैं, संसदीय मामलों के जानकार हैं, अभी हाल ही में बंगाल चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। तो उन सब चीजों को, लेकिन जातीय गणित भी शायद कहीं ना कहीं पार्टी का सोचेगा आलाकमान। राजेंद्र राठौड़ जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय से 2-3 सांसद पहले चुने राजस्थान में, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, एक
उदयपुर वाली महिमा कुमारी हैं। तो जातीय गणित के हिसाब से देखें तो जाट समुदाय के सतीश पुनिया का मेरे को थोड़ा पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि उस बेल्ट में से भाजपा थोड़ी कमजोर पिछले लोकसभा चुनाव में रही, उस नाते कहीं ना कहीं उनको ज्यादा मौका मिलने के मतलब उम्मीद लगती है। वैसे संभावनाएं हैं, अपन संभावनाओं पे ही बात कर रहे हैं, तो उनकी है। बाकी एक जो रिपीट होने की संभावना रवनीत सिंह बिट्टू की है, तो आज ही कहीं चर्चा में आया था कि शायद उनको गुजरात शिफ्ट कर दिया जाए, कि गुजरात की जो 3 सीटें हैं वो तीनों ही भाजपा के पक्ष में जाएंगी और राजस्थान से 2 स्थानीय नेताओं को मौका देने का शायद मन बना रहा हो पार्टी। तो वो एक संभावना है। रवनीत सिंह बिट्टू नहीं आते तो यहाँ 2 जाएंगे। अब 2 कौन हो सकते हैं? तो मतलब जातीय क्षेत्रीय समीकरण सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टियां साधती हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ तय पार्टी करेगी कि किस वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, जिसमें संख्या राजस्थान में मतलब विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो उसके भागीदारी को ज्यादा बढ़ाना, उनको मतलब कहीं ना कहीं मौका देना। तो उस नाते यदि जाट समुदाय को मिलता है तो सतीश पुनिया हो सकता है पार्टी ने सतीश पुनिया के लिए और कोई जिम्मेदारी सोच रखी हो, क्योंकि आने वाले 4-5 महीनों में बड़ा बदलाव भी होगा मीना जी। मतलब कहीं ना कहीं और बड़ी चीज शायद उनको मिल जाए। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए तो किसको राज्यसभा पार्टी किसी नए को दे सकती है, महिला के रूप में दे सकती है। तो और एक तरफ देखें तो हमको मतलब जो अनुसूचित जाति है उसका रिप्रेजेंटेशन भी सिर्फ एक अर्जुन मेघवाल कर रहे हैं, बाकी और सीटों पे भाजपा के उम्मीदवार हार गए थे लोकसभा चुनाव में। तो संसद में प्रतिनिधित्व किस रूप में पार्टी देती है वो आने वाले समय में मतलब जब तक घोषणा नहीं हो जाती है, लेकिन संभावनाएं तो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के इर्द गिर्द ही घूमती है कि इन दोनों को मौका, मतलब इन्होंने पार्टी चुनाव, ये विधानसभा का चुनाव जरूर हार गए, उसके बाद सक्रिय रहे, पार्टी में इनकी भूमिका बहुत निर्णायक स्थिति में रही है। हो सकता है इनको प्रदेश की राजनीति में ही कुछ और मौके मिले, तो ये सब संभावनाएं। बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल ये है कि राजस्थान से 3 नाम बीजेपी भेजने की तैयारी कर रही है। जो गणित है राजीव तिवारी जी, बीजेपी पिछले चुनाव में भी जब ये 3 सीट पर चुनाव हुआ था तब भी हमें याद है कि सुभाष चंद्रा को खड़ा कर दिया था बीजेपी ने, पंप किया और उसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस वक्त जो सरकार है वो कांग्रेस की थी, आज सरकार बीजेपी की है। गणित के हिसाब से कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है राजीव जी तीनों सीट बीजेपी के निकालने की? 1 सीट कांग्रेस को, 2 बीजेपी को जाएगी। बिल्कुल, ये तो नंबर का गणित है। अब कितनी टूटेगी, इतनी जो दूसरे स्टेट्स में हुआ वहाँ 2-4 सीटों का मामला था, इसलिए वो क्रॉस वोटिंग में चल गया। या इनको कम से कम 15 सीटें चाहिए, तो 15 विधायक तोड़ना और फिर अभी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता अब आगे कोई ऐसी गणित हो जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बीजेपी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं लगता मुझे कि तीनों सीट बीजेपी निकाल पाएगी। तो 2 सीट कांग्रेस की पक्की अगर है। हम बात करें, कांग्रेस की राजनीति, आप प्लीज अपनी बात पूरी करिए। नहीं, कांग्रेस की 1 सीट पक्की है, बीजेपी की 2 सीट पक्की है। अब उम्मीदवार कौन होंगे ये पार्टी को देखना है, क्योंकि हम लोग कई बार प्रिडिक्ट कर देते हैं अपनी तरफ से कि ये होंगे वो होंगे, लेकिन कुछ नया ही निकल के आता है। तो जब तक कि नामांकन नहीं हो जाता या कोई बहुत ही एडवांस स्थिति में चीजें नहीं पहुंच जाती, तब तक कोई नाम लेना, हालांकि ये जरूर है कि एक पश्चिम राजस्थान से होगा, एक पूर्वी राजस्थान से होगा, ये तय है। ये तय है। तो जो नामों एक का महिला अगर हम होगी, एक महिला होगी, एक पुरुष होगा, बीजेपी का ये कंफर्म है, ये भी तय है। तो ऐसे में महिला के नाम नाम पर अभी अलका बोलना गुर्जर के ठीक नाम नहीं पर, है। हाँ, अलका गुर्जर के नाम पर मोहर लगना तय है। अब देखिए, ये कुछ कह नहीं सकते। मैंने यही कहा ना कि अभी नाम नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अभी वो वंदे, वो क्या महिलाओं के नारी लिए शक्ति नया बंधन, बिल लेके नारी आ रही शक्ति थी, बंधन, वंदे नारी शक्ति,
तो वो सब देख के लगता है कि एक सीट तो महिला को जाएगी और एक पश्चिम राजस्थान से जाएगी जी। क्योंकि तो ऐसे राजेंद्र में गहलोत वहां से रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह कोई पश्चिम राजस्थान से ही आएगा और एक पूर्वी राजस्थान से है। कांग्रेस हो सकता है कोई दिल्ली से उम्मीदवार आ जाए, कांग्रेस में नवीन डांगी रिपीट नहीं होंगे तो हो सकता है कोई दूसरा वहां से आ जाए। यानी कि लगभग तीनों चेहरे ही राजस्थान से बदल सकते हैं, क्योंकि बिट्टू की जो बात है केंद्रीय मंत्री उनकी शिफ्ट होने की बात भी आ रही है कि वो भाई उनको तो राजस्थान की पंजाब लेके बजाय जाएंगे ना। अब पंजाब पंजाब भी में लेकर। बीजेपी को खेल करना है, वहां पे नेक्स्ट ईयर चुनाव है, तो बिट्टू का इस्तेमाल वहां होगा ना। जी। तो यहाँ रवनीत नहीं सिंह होगा। बिट्टू, नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत, तीनों जो राज्यसभा के कैंडिडेट्स अगर यहाँ से नहीं जाते हैं तो तीन जो नाम आएंगे उसमें कांग्रेस की गुंजाइश किस नाम की देखते हैं आप राजीव तिवारी जी? दिल्ली के अलावा अगर हम राजस्थान में नजर रखें तो नहीं, राजस्थान में से कोई नहीं आने का। वो आएगा कोई दिल्ली से ही, जो राहुल गांधी या खरगे साहब से जो भी नाम वहां से आएगा वो वहां से आएगा, और वो मुझे नहीं लगता राजस्थान का कोई नाम होगा। राजस्थान का कोई नाम नहीं होगा कांग्रेस पार्टी में, इसकी संभावना ज्यादा है। राजीव तिवारी जी ने जब इस बात की तरफ संकेत दिया, क्योंकि दरअसल कांग्रेस के पास मुश्किल बहुत ज्यादा है। पूरे देश में कांग्रेस की राज्यसभा की सीट बहुत कम तुलनात्मक रूप से होती जा रही है। जैसे जैसे राज्यों के चुनाव में जीत मिल रही है, पश्चिम बंगाल को भी देखें, देखिए हालांकि देखिए कांग्रेस कि का अगर वहां भी कोई अच्छा नहीं। राजस्थान का कैंडिडेट वो लाते हैं तो यहाँ फिर वो बीजेपी को फायदा होगा गुटबाजी की वजह से। जी जी। तो वो चाहेंगे कि सेंट्रल से हम कोई नाम दें और उस नाम पे दोनों ही गुट यहाँ पे सहमत हो जाएं और ये सीट आराम से निकल जाए। और सेंटर से नामों में कोई जिन नामों की चर्चा आपको करना देखिए लाजमी मैंने कहा ना, लगता है? अभी हम तीनों में ही नाम नहीं देना चाहेंगे, बिल्कुल भी। मैं तो नहीं देना अच्छा, चाहूंगा, कोई देना ठीक है, चाहे। ठीक है, ठीक है। राजीव जैन जी। तो तिवारी जी तो बच रहे हैं नाम लेने से, लेकिन जिनकी चर्चा है, जो कोशिश खुद ही अपनी तरफ से कर रहे हैं, उनमें एक नाम तो पवन खेड़ा का है, जो अपने आप को राजस्थान के बताते हैं लेकिन राजनीति दिल्ली में करते हैं। राहुल गांधी करीबी हैं, अभी असम के मुख्यमंत्री के उस कांड में भी बड़े फंसे हुए हैं, तो उनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं है। एक नाम महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है अलका लांबा, वो भी एक जोर शोर से राजस्थान से जाने के लिए प्रयासरत है कि बाहर से यदि किसी को देते हैं तो वो मतलब ये नाम है। अभी राजस्थान के स्तर पे तो एक नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरे के रूप में जिससे सभी सहमत हो जाएंगे, सीपी जोशी का नाम, एक आदिवासी बेल्ट से गैर आदिवासी का नाम दिनेश कोडनिया का नाम भी चल रहा है। उसके अशोक गहलोत जी पैरवी कर रहे हैं कि वहाँ पंचायत से लेके संसद तक की सारी सीटें रिजर्व है, तो वहाँ का जो जनरल समुदाय है वो उपेक्षित महसूस करता है, तो वहां से किसी जनरल को दिया जाए। तो ये संभावनाएं है, अपन तिवारी की संभावनाओं की बात कर रहे हैं। नाम तो मतलब अपने को भी मालूम है, नाम की चर्चा कर रहे हैं, नहीं भी है वो तो हो सकती, ये तो संभावना है ही, लेकिन ये तो लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो उसका जिक्र किया है कि ये तो भाजपा में भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। दिल्ली के भी कुछ नेता रवनीत सिंह बिट्टू को, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है गुजरात से कर दे और यहाँ राजस्थान से दो कोई राजस्थानी को मौका मिले। अब कौन से दो को हो सकता है, 5-7 नाम इनकी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वो है जिनकी तरफ चर्चा है। वो नया ही नाम कोई आ जाए, पार्टी किसी को दे दे, वो नारी शक्ति बंधन वाला बिल के उसमें किसी महिला का मौका लग जाए। जरूरी नहीं है कि अलका गुजरी हो, कोई और तीसरी भी हो सकती है, किसी नए को दे दे, या कोई मतलब समुदाय विशेष का देख के, जाति समाज का गणित की देख के, ये सब संभावनाएं हैं। इसको कोई बहुत अपन ज्यादा उसमें जोर भी नहीं डाल सकते। 10 नाम लेकर देखिए के प्रयास करें। राजीव जी, बात यह है कि जब भी राजनीति में इस तरह के चुनाव इससे पहले भी होते रहे हैं और पिछले कई सालों में और दशकों में अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि पहले लगभग तय माना जाता था कि भाई ये जो उम्मीदवार है ये योग्य है, ये उम्मीदवार का जो है स्टेक ज्यादा है,
क्योंकि इनका ड्यू है, इनको इनके काम का इनाम देना है। ये लगभग कुछ क्राइटेरियाज फिक्स होते थे। राजस्थान का प्रतिनिधित्व ज्यादा बेहतर ढंग से कौन कर सकता है। आजकल ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो पीछे हो गई और केंद्रीय आलाकमान की जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो सबसे ऊपर हो गई है। राजीव तिवारी जी, रवि पालीवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी अगले सवाल के लिए। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पहले भी ऐसा नहीं था कि खाली जो राजनीतिक को ही लेके आते थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते थे, उनको भी उपकृत किया जाता था। जो पार्टी के लिए पत्रम पुष्पम करने वाले जो लोग थे, उनको भी के बिरला आए, मोरारका आए, पिछली बार ये अपने जी टीवी वाले सुभाष गोयल जी आए। तो इनका राजनीति से क्या लेना देना था, लेकिन रहे। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हुआ करते थे जो ना होते हुए भी राजनीति में उनको राज्यसभा में इसलिए भेजा जाता था कि ये पार्टी के लिए काम आएंगे। किस तरीके से काम आएंगे सर्वविदित है। वो कोई चुनाव में कोई कैंडिडेट तय करने वाले नहीं थे, ये नहीं थे। उनको भाई उनके पास मनी पावर थी, मनी पावर से वो अपनी सीट तय कराते थे। अब चूंकि ये सारी चीजें होती वही है सब, लेकिन अब वो आती दूसरे चैनल से है। तो अब वो तो जो आला कमान का जो रोल आ गया है, आता पहले भी आला कमान से कंसेंट आती थी। पहले यहाँ के नेता अपने 2-2, 3-3 नाम भेजते थे। उसके बाद जैसे 4 सीटें हुई तो 4 सीटों में से वो 3 यहाँ के नेताओं की रख लेते थे, एक अपना कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कोई लाभ होने वाला होता था उसको वो वहां से नियुक्त कर देते थे। तो उस तरीके से सारा काम चल जाता था। अब यहाँ की जो लिस्टें जाती हैं उन पर तो ध्यान ही नहीं होता, वो तो वहां से सीधा आता है नाम, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जिसकी भी सीट आनी है वो वहां से ही तय होके आती है और वही लगती है। रवि पालीवाल जी, ऐसा लग रहा है वॉक कर रहे हैं। समय का इतना सदुपयोग डिजिटल एज में, दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं कि भाई वॉक भी हो रही है, हेल्थ भी बनाई जा रही है और राजनीति भी की जा रही है। तो रवि पालीवाल जी, मुद्दा ये है, दो काम करते हैं आजकल, मतलब एक साथ कई प्रतिभाएं हैं जो दो काम साथ साथ करती हैं, लेकिन ये विषय ऐसा है जिसमें एक तरफ ही ध्यान होने से हम ज्यादा बेहतर हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं। रवि जी, मुद्दा ये, आपने कहा कि 3 सीट हमारी जाना तय है, लेकिन राजीव तिवारी जी ने बताया और आंकड़ों का गणित आपके पक्ष में 3 सीट को लेकर है नहीं। तो कितने कितने लोग तोड़ेंगे आप ऐसे? मैं पहले माफी चाहता हूँ मैडम, एक्चुअली मेरे साथी कोई आए थे तो उनका साथ मुझे जाना था। मैम देखिए, आपके आदेश के अनुसार हम लोग 3 में से 2 सीटें तो हम जीतने वाले हैं। तीसरी सीट का ये कोई तोड़मोड़ की कोई बातें नहीं है। एक्चुअली कांग्रेस खेमे में ही गुटबाजी हावी है और निश्चित तौर से वो ही हमें सपोर्ट करेंगे और हमें उम्मीद है कि शायद हम 3 में से 3 सीटें जीते हैं। आपसी गुटबाजी का फायदा, कांग्रेस की आपसी जो गुटबाजी है उसका फायदा भी शायद हमें मिले, ऐसी हमें उम्मीद है और शायद 3 में से 3 सीटें हम जीते, ऐसा मेरा आकलन है। बीजेपी जैसी पार्टी के प्रवक्ता जब ये बात कहते हैं, राजीव जैन जी, तो मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि नैतिकता कहाँ है, मैथमेटिक्स कहाँ है, राजनीति की शुचिता की भी बात होती है, और फिर आपके आत्मविश्वास की, इतना आत्मविश्वास कि भाई देखिए कांग्रेस की गुटबाजी हमारे कैंडिडेट को जिताएगी। नहीं मीना जी, देखो संख्या बल के हिसाब से तो जो है वो मतलब 2 सीटें बीजेपी, एक कांग्रेस की, एक तय है। तो तीनों सीटें तो बीजेपी को जा नहीं सकती। बीजेपी किसी को लड़ाएगी तो इंडिपेंडेंट लड़ाएगी, पार्टी के खाते में तो वो जाएगा नहीं, निर्दलीय के तौर पर ही आएगा। पार्टी मतलब वो इतनी बदनामी नहीं झेल सकती कि तीसरा रिस्क, जिसको कह सकते हैं जोखिम लेना, और वो एक बदनामी का पार्ट बन जाए यदि अपने सिंबल से लड़ा ले, वो निर्दलीय के तौर पे किसी का कर सकती है। अब इसमें जैसा गुटबा जी बता रहे हैं, अब उसमें प्रायोरिटी वाला वोट होता है राज्यसभा में, तो सेकंड प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं वो
उसका नंबर इस तरीके से ला दे बीजेपी, कुछ एक स्टैटिक जो मतलब इसका गणित अलग है वोटों का, मतलब मतदान का, लेकिन सीधे सीधे तौर पर फर्स्ट प्रायोरिटी के वोटों पे होता है, तो 51 वोटों वाला उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाएगा। अब 51 में बीजेपी अपना कुछ वोट मतलब किसी को सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, इस तरीके का कोई गेम खेले, वो बात अलग है, पर उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। उसमें यह है कि कम से कम 18 विधायक कांग्रेस के तोड़ना बहुत ही जरूरी है, जबकि बाकी निर्दलीय हैं, बाप पार्टी के हैं, बाकी अदर्स और है, उन सबको जोड़ के तब जाके इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो वो बहुत बड़ा मतलब कठिन काम भी है और जोखिम भरा भी है। तो बीजेपी आलाकमान उस तरीके की मेरे ख्याल से परमिशन नहीं देगा राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि इतने दमदार या इतने गणितज्ञ नेता भी नहीं है जो यहाँ इतना तोड़फोड़ कर सके, क्योंकि पिछली बार भी कहीं मात खा गए थे, तो उस रूप में तो कोई देखा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक बात है कि कौन होगा उम्मीदवार या क्या है, तो ये मतलब करीब करीब 99% तो तय है कि 2 सीट कांग्रेस पे, बीजेपी को और 1 कांग्रेस को जाना तय है आज की हालत में, संख्या बल के हिसाब से। राजीव तिवारी जी, जब बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं, प्रवक्ता जब ये बात करें तो वो अकेले नहीं, वो पार्टी का टेक है, पार्टी के लोगों को ये बताया गया है कि आपको ये बोलना है या हम ऐसा करने जा रहे हैं। मीना जी, मैं कम फैलाने वाली मैं आपको आग्रह कर दूं मैम, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में भी बहुत स्पष्ट गुटबाजी सब लोगों को दिखती है, और निश्चित तौर पर अभी पायलट गुट और गहलोत गुट का जो चला था, सारी चीजें सबके सामने स्पष्ट है वो चीजें। और अभी भी अंदर खाने बहुत से ऐसे विधायक महोदय हैं जो इनके डोटासरा जी हैं या कोई अभी इनके नेता प्रतिपक्ष हैं या कोई जो भी इनके नेता हैं, उनको स्वीकार वो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें उसका लाभ मिले, ऐसा मेरा मानना है। और राजनीति में निश्चित तौर पर अगर विपक्ष असंतुष्ट है, खुद से ही असंतुष्ट है, और कहीं उसका सहयोग अगर मिले, निश्चित तौर पर हम तीसरी सीट पे निकाल सकते हैं। राजीव तिवारी जी, ये जो राजीव जैन जी ने कहा कि भ्रम की स्थिति बनाने का काम, लेकिन एक देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी खुद को कहती है, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए जब इस तरह की बात सुनने को मिलती है कि बीजेपी या कोई भी पार्टी ऐसा करने जा रही है, ऐसा भ्रम फैलाने जा रही है, मतलब कैसा लगता है ऐसा सुन के, ऐसा सोच के, इस तरह की बातें जब होती है राजनीति में तब? नहीं, मैं तो पालीवाल साहब से एक ही बात पूछना चाहूंगा, क्या तीनों सीटें आप बीजेपी के उम्मीदवार देंगे वहां पे, तीनों सीटों पर? देखिए, ये समय के साथ में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और 2 सीटों पर तो हम निकाल ही रहे हैं, सारी चीजें हैं। तीसरी सीट 2 पर भी सीटें तो सब जानते हैं साहब, चाहे बच्चा जानता है, 2 सीटें तो बीजेपी को जाएगी, 1 कांग्रेस को जाएगी। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि तीनों सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी, तो जब आप बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा करोगे तभी तो बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। समय के साथ में सारी चीजें स्पष्ट होंगी। अभी मैंने जैसा निवेदन किया कि अभी हम ये भी बताने की गुटबाजी की बात कर रहे हो, गुटबाजी बीजेपी में भी यहाँ कम नहीं है, वो ठीक है, लेकिन हम लोग मान रहे हो ना? कहीं हमारा कोई भी विधायक इधर उधर जाने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करता है, कहीं कोई इधर। कांग्रेस का तो आपने देखा है ना, कांग्रेस को तो अपना सारा दिखाया है। मानेसर का आप सबको पता है, मानेसर में जब 17-18 एमएलए को लेकर के तो आज से 5 साल पहले की हो गई। 5 साल में तो दुनिया बदल जाती है पूरी। लेकिन भाई साहब, कांग्रेस में कुछ नहीं बदला, कांग्रेस में आज भी गुटबाजी हावी है। गुटबाजी हावी है ना, बीजेपी भी मान रहे हो आपकी यहाँ हावी है। नहीं, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एमएलए कहीं कोई भले वो साथ ना छोड़े, लेकिन अलग अलग ट्रैक पे तो चल रहे हैं, ये तो आप मान रहे हो। वो एक अलग बात है, बस ऐसा गुटबाजी जैसा या तो आप अलग बात बता रहे हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के कोई हो। रवि पालीवाल जी अपनी बात में फंसते जा रहे हैं। बहरहाल बात ये राजीव जी, मुद्दा ये है कि ऐसी बात पार्टी के द्वारा किया जाना,
मतलब देखिए ये ये जो चुनाव है। बात पार्टी हाँ। अपनी तरफ से 3 सीटों की अगर बात कर रही है तो पार्टी इसमें जरूर मात खाएगी। उनको एक निर्दलीय विधायक एक सीट पे निर्दलीय उतारना पड़ेगा, वरना जहां 3 कैंडिडेट आपने पार्टी के खड़े किए और वो लोगों के एक्सेप्टेबल नहीं हुए तो आप देखिए यहीं गुटबाजी हावी हो जाएगी। जी जी। तो इसलिए हमें बीजेपी तो अपनी बात जो सब 2 श्योर शॉट सीटें हैं वे तो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और एक चांस लेगी कि कोई निर्दलीय को खड़ा करके हम कांग्रेस में टूट फूट करा सकें। जी, अब ये कितनी टूट-फूट करा पाएंगे, ये इस ये तो रणनीति में भविष्य के कितने गर्त में है सर। कामयाब होंगे, हाँ, ये भविष्य के गर्भ में है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक़्त जो बात समझ में आ रही है, वो ये कि अगले 2 सप्ताह राजस्थान की राजनीति में काफ़ी हलचल राज्यसभा की 3 सीट के लिए रहने वाली है और इनमें सबसे जो ज़्यादा केंद्र चर्चा का होगा, वो तीसरी सीट होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सीधी-सीधी सीट है, जिसे बीजेपी चाहती है कि अपने उसमें ले। आंकड़ों का गणित इस वक्त कांग्रेस के फेवर में है, बीजेपी के फेवर में नहीं है। ऐसे में बीजेपी किस रणनीति से किस कैंडिडेट को उतारती है, ये देखना होगा। नारी शक्ति वंदन की बातें दरअसल विधानसभाओं और राज्यसभा के भीतर कितनी लागू होती है, ये देखने को मिलेगा। किसी महिला को उतारा जाता है क्या? भामाशाहों की राजनीति में जो प्राथमिकता है वो हमेशा रही है। इस बार भी क्या नजर आती है बीजेपी क्या किसी भामाशाह को उतारने की तैयारी कर रही है, ये भी देखेंगे। जातिगत गणित अपनी जगह है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की कैलकुलेशन भी राजीव तिवारी जी ने बताई, तो जातिगत गणित जैन जी ने बताई। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी गणित कितनी कारगर होती है और किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई चर्चाओं में आगे भी शामिल होंगे। आप खुद भी अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके रिएक्शन कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजें कि किसको राज्यसभा राजस्थान से जाना चाहिए दरअसल।